नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों किसी भी शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए, टॉप रैंक हासिल करने के लिए और अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए फिजिकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी के क्वेश्चन बाय जायसवाल सर आपको, और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है दोस्तों। आई होप आप हर एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके पिछले प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। अदर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट रहेगा, और अंत में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर है यह प्रैक्टिस सेट में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यानी कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने आपका यह कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कॉल्सनिक ने, जीन पियाजे जी ने, स्किनर ने या हरलाक ने। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताते चलना है। तो सही आंसर जवाब आ चुका है दोस्तों, आपका स्किनर हो जाएगा। ठीक है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है, तो यह स्किनर मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। दूसरा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, क्या है कि बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 0 से लेके 6 वर्ष तक सभी लोग जानते हैं शैशवावस्था होती है, और 6 से लेके 12 वर्ष तक क्या होती है आपकी बाल्यावस्था होती है, और 12 से लेके 18 वर्ष तक क्या होती है किशोरावस्था होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अपने आप में हर एक प्रश्न सिलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि है, व्यक्ति वृत्त अध्ययन है, उपचारात्मक अध्ययन है, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है दोस्तों, कौन होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। अधिगम एवं वृद्धि होगा। ठीक है, व्यक्ति वृत्त अध्ययन होगा, उपचारात्मक अध्ययन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है दोस्तों अधिगम एवं वृद्धि है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है तो अधिगम एवं वृद्धि जो है यह व्यक्तित्व विकास की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती, अधिगम एवं वृद्धि कहलाती। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का स्नेह उम्दा है, लाजवाब है दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। जो विकास में वृद्धि है उससे क्या तात्पर्य है। ज्ञान में वृद्धि होना, संवेग में वृद्धि होना, वजन में वृद्धि होना, या आकार, सोच और समझ कौशल में वृद्धि होना। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है दोस्तों आकार, सोच और समझ कौशल में वृद्धि होना। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है कि आकार, सोच और समझ के कौशल में वृद्धि होना। अब देखते हैं दोस्तों पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। परिपक्वता का संबंध है, विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, रुचि से है। तो परिपक्वता का संबंध दोस्तों किससे है, परिपक्वता का संबंध आपके विकास से है। परिपक्वता, ठीक है, किससे है, विकास से संबंध है दोस्तों। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि तनाव और क्रोध की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से अपना आंसर बताते चलिए, और अंत में आप बताइए 30 में से आप लोगों का आज की क्लास में कितना स्कोर है, आप लोग कितना क्रैक कर रहे हैं, और कौन यहाँ पे भैया टॉप रैंक हासिल कर रहा है, कौन कौन यहाँ पे क्रैक कर रहा है। ठीक है, हैशटैग आई कैन डू इट, आई डू इट हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था होती है, और अनकंट्रोल की अवस्था जो होती है एज, वो भी आपकी किशोरावस्था होती है। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का परिणाम है, वातावरण का परिणाम है, या वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, या आर्थिक कारकों का परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम दोस्तों किससे है, तो बालक का विकास जो है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न अगला, यहाँ से भी प्रश्न आपको पता है मानसिक आयु। ठीक है, बुद्धिलभ से एक प्रश्न आना है, कन्फर्म है। तो एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलिप क्या होगी। तो फटाफट IQ बराबर क्या करता है, MA ऑफ CA करना है, और मल्टीप्लिकेशन 100 करना है। ठीक है, मानसिक आयु 12 है और CA 10 वर्ष है, बुद्धिलब्धि बताना है, IQ हमें निकालना है। ठीक है, तो IQ बराबर क्या हो जाएगा, MA कितना है 12 करेंगे
नीचे से ये 10 दिया है, मल्टीप्लिकेशन 100 कीजिए, 0 से 0 कटा, 12 गुणे 10 कीजिए, 120 आपका क्या आ गया, IQ आ गया। ठीक है दोस्तों, बुद्धिलब्ध 120 हो जाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शारीरिक विकास का क्षेत्र कहलाता है स्नायुमंडल कहलाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है स्क्रीन पर, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, बनने जा रहे हैं, जब आप लोग श्यामपट्ट लिखते हैं तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। अच्छी लिखावट महत्वपूर्ण होता है, लेखन में स्पष्टता, या बड़े अक्षरों में लिखना, या छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों कि लेखन में क्या होती है, अच्छी लिखावट होनी चाहिए, कि लेखन में स्पष्टता। देखिए लेखन में अच्छी लिखावट होगी, उसमें लेखन में स्पष्टता ही है। अच्छी लिखावट का मतलब ही होता है लेखन में स्पष्टता। बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना नहीं, अच्छी लिखावट में सब कुछ आपका क्या हो जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास में। देखिए शरीर के आकार में वृद्धि होती क्यों होती है, क्योंकि शरीर का गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, नैतिक विकास है। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के वृद्धि होती। तो जब आपके शरीर के गत्यात्मक और शरीर और गत्यात्मक विकास में वृद्धि होगी तो आपके शरीर के आकार में भी वृद्धि होगी। तो राइट ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मेरे सभी प्यारे में जितने भी भाई बहन कैंडिडेट हैं, शिक्षक बंधु हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, शिक्षक भर्ती से संबंधित और सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है दोस्तों, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। अगला प्रश्न आ चुका है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से दोस्तों। वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है, या उपरोक्त सभी होगा। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वह वंशानुक्रम भी होते हैं, परिवार का वातावरण भी होता है, और परिवार की सामाजिक स्थिति। ठीक है, इन सभी से देखे मानसिक विकास प्रभावित होता है। अगर वंशानुक्रम अच्छा है तो मानसिक स्थिति होगी, परिवार का वातावरण है तो बच्चा की मानसिक स्थिति बढ़िया होती है, और सामाजिक स्थिति है तो भी मानसिक अच्छा होगा। तो ये सभी कारक जो है प्रभावित करते हैं बच्चे की मानसिक विकास में। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए सभी लोग जानते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है, और 2 से लेके 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 11 से लेके जो आपका आगे तक की अवस्था होती है वह आपकी कहलाती है दोस्तों औपचारिक या अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। और यहाँ से पता है आपको एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है दोस्तों, चाहे सरल ही प्रश्न क्यों ना है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, यह सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या उपरोक्त सभी। देखिए आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु बनने जा रहे हैं तो परामर्श का उद्देश्य क्या होगा, फटाफट कमेंट करेंगे। परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझना, ठीक है, बच्चों में जो कमियां हैं उसका कारण रीजन पता करना, बच्चों को समायोजन में उन्हें सहायता करना कि बच्चों में समायोजन कर सके। ठीक है, उपरोक्त सभी ये परामर्श का उद्देश्य होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, इन तीनों का संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, इन सभी का संबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है दोस्तों। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना करना हो उसके लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। देखिए बच्चों में नैतिकता की स्थापना करना हो, आप लोग भावी ज्ञानी है, सर्वज्ञ है दोस्तों, सब कुछ जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो बता दीजिए प्रेम से
ध्यानपूर्वक कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग यही होता है कि शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगर शिक्षक बच्चों में आदर्श रूप में व्यवहार करता है तो बच्चे में क्या है, नैतिकता की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, सर्वोत्तम मार्ग यही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए हर एक टेस्ट है जो, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, संभावित प्रश्न भी हैं, और यही आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं और से नहीं लिया गया है और यहीं से प्रश्न आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। ठीक है, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था विकास के। देखिए जो आपके फ्रॉबेल हैं, ठीक है, उनका जो है शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान क्या था विकास के संदर्भ में? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। तो दोस्तों शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था विकास का, क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं किंडरगार्टन, क्योंकि फ्रॉबेल किंडरगार्टन के सभी लोग जानते हैं फ्रॉबेल माने जाते हैं किंडरगार्टन पद्धति के। ठीक है, प्रतिपादक कौन है? आपके फ्रॉबेल ही है। तो शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास में? किंडरगार्टन के। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। हर एक प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाले प्रश्न है। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अगर आप एक अच्छा अध्यापक अध्यापिका हैं तो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देंगे, प्रतियोगिता की भावना का बढ़ावा देंगे, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या तटस्थता की भावना का। अगर आप एक अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन को बढ़ावा देंगे? तो सभी लोग जानते हैं सहयोग की बात करेंगे। ठीक है, बच्चों में सहयोग की भावना का, ठीक है, बढ़ावा देंगे, वही आपका अच्छा अध्यापक अध्यापिका कहलाता है। क्योंकि ये फिजिकोलॉजी क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के प्रश्न है दोस्तों, और सिलेक्शन पाना है तो हर एक प्रश्न हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है फिजिकोलॉजी का। ठीक है, बाकी सरल क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं, लेकिन फिजिकोलॉजी के जो क्वेश्चन मनोविज्ञान को जो समझ लेता है वो सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करता है और अपने सपने को पूरा करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो ये बताइए कि आपका जो है अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा आजीविका कमाना, या कि जीवन भर कमाते रहना, या बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, या पढ़ना एवं लिखना सीखना, या बौद्धिक का विकास। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य ही होता है शिक्षक और बच्चे का संबंध शिक्षक बच्चे के लिए होते हैं दोस्तों। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है, निष्क्रिय और सरल है, निष्क्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सरल है। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिनियम तो आपका निष्क्रिय तो हो नहीं सकता है, ये सभी लोग जानेंगे, तो सक्रिय होगा। तो सक्रिय और सरल देखिए ये भी हो सकता है, सक्रिय और सामाजिक हो सकता है। जिन्होंने एनसीएफ 2005 के बारे में नहीं पढ़ा है तो मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जरूर जाइए, सारी क्लासेज आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है दोस्तों? सक्रिय और सामाजिक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इन प्रश्नों को। ठीक है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से हमें सिलेक्शन मिलना है। तो प्रश्न है दोस्तों, खाली स्थान 2 दी गई है तथा कि विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। किसका किसका? तो दोस्तों वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज और पोषण। राइट ऑप्शन क्या होगा? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम जो है विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर, प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों में सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष में शुरू किया गया था? 2001 में, 3 में, 4 में, 6 में। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, आप लोगों का जन्म हो चुका था तभी ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2004। 2004 में दोस्तों भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष के रूप में किया गया था 2004। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के
उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया? 1996, 98, 2001, 2003 में। तो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। वह आपका 2001 में शुरू किया गया था। 2001 में सर्व शिक्षा वाला अभियान है। ठीक है, कितने में है? 2001 में। और जो पिछला क्वेश्चन था 2004 में क्या है? कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के जो आईटी स्कूल योजना है वह 2004 में योजना शुरू किया गया था। और 6 से 14 वर्ष वाला जो है यानी सर्व शिक्षा अभियान वर्ष शुरू किया गया 2001 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्त्री यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निकाला गया था। कब निकाला गया था? 90 में, 92 में, 98 में, 96 में। तो दोस्तों स्त्री यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कब निकाला गया था? तो 1998 को निकाला गया था। सभी लोग नोट कर लेंगे ये सभी सन। 1998 हो गया, 2004 हो गया, 2001 हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था? 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में। तो भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष लागू किया गया था। सभी लोग जानते हैं 2009 में लागू किया था, आरटी एक्ट। ठीक है, 2009 में लागू किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों 27 नंबर प्रश्न। उम्मीद है आप लोग वीडियो अंत तक देखे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? इनमें से कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण प्रभाव जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता हो? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट? तो दोस्तों इनमें से महत्वपूर्ण प्रभाव जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है वह होती है दोस्तों शिक्षा को विषय की समझ। जो आप लोग शिक्षक हैं आपको जो है विषय की समझ होनी चाहिए। यह शिक्षण दो है प्रभावकारिता पर निर्भर करता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पर शिक्षक को विषय की समझ होना। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। जो शिक्षक हैं इनमें से किस शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, और छात्रों को अंदर शिक्षण करने के लिए? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिक्षक जो है दोस्तों के शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो शिक्षण को रोचक बनाने में। शिक्षक जो हैं किसके लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए पत्र, जाकर उनसे मिलना चाहिए, या वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए कि आपके माता पिता क्यों नहीं आते हैं, या वैसे छात्रों को अनदेखा करेंगे? तो आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपका कमेंट आ चुका है। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं, जो आपके द्वारा बुलाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपका सबसे जो होगा वह जाकर आपको उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 30वां प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या कहते हैं? निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो समूह और सहभागिता द्वारा सीखने का अभ्यास में क्या करना चाहिए? तो आप शिक्षक शिक्षिका होने के नाते क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, और इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो आंसर होगा हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। कोई भी पठन सामग्री है उसको एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाएगा। बंटित पढ़ाई के रूप में, समूहित पढ़ाई के रूप में, या आपके अंतरालित, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर प्रश्न है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसी क्लासेज इससे बेस्ट क्लासेज के लिए और सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, संस्कार देती है, सिलेक्शन की ओर जाती है। और शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर करते हैं शिक्षा हमें उतना ही ज़्यादा ज्ञान मिलता है दोस्तों। ये आपसे
ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, ठीक है। आप भली भांति अच्छे तरीके से जानते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों सभी मित्रों को, सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।